तो दोस्तों आज मैं फिर से कई दिनों बाद लेकर हाजिर हूँ डेविल रिबॉर्न के नए एपिसोड को, जो कि काफी ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज का यह एपिसोड इमोशन से भरा हुआ है। साथ ही अब इस स्टोरी के बाद असली कहानी भी शुरू होने वाली है, तो तैयार हो जाइए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग ने जो उस मारियन के अंदर से डेथ क्यूआई को एब्जॉर्ब किया था, उससे उसने अपने डेथ क्यूआई सेंटर को बना लिया था और बाद में डिवाइनरी सेक का भी काम उसने रेड के हाथों निपटा दिया। जिसके बाद वो उनचियोन के पास गया जो कि उसे उनमियों के सीक्रेट टेक्निकों के बेसिक को सिखा सकता था, लेकिन बदले में उसने उनचियोन को गड़बड़ टेक्निक को सिखाया जो कि उसकी जान भी ले सकती थी, पर उससे इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि दूसरी तरफ हमने भूत छाया को देखा था जिसको की सारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने अपने एक डिसेबल को भेजते हुए कहा था डिवाइनरी सेक को ढूंढो और सच्चाई को पता लगाओ। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डिवाइनरी गो उस जगह तक पहुंच चुका था जहां पर कि डिवाइनरी सेक मारे गए थे और बस वहां पर उसके केवल ब्लड और फ्लश पड़े हुए थे, जिसको देखते हुए वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वह भूत छाया के टॉप 3 में से आती थी, वो इतनी बुरी तरह कैसे मारी जा सकती है। यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इतना बोलते हुए वो अपने किसी तरह के सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और डिवाइनरी सेक की जगह पर खड़ा होकर वो उन सारी चीजों को देख पा रहा था जो कि अभी तक उसके साथ घटी थी। वह देखता है कैसे वह जोंग के साथ लड़ी और बाद में उसे कैसे धमकाया गया। बाद में वह हार मानकर लेडी सेक को मना करके वहाँ से चुपचाप निकल गई, लेकिन उसी समय एक भयानक स्पिरिट ने आकर उसकी जान ले ली, जिसकी आहट को महसूस कर वो बुरी तरह से डर गया था। वो कहता है जरूर यह ब्लू रैंक के स्पिरिट थे। अगले सीन में हम जोंग को देखते हैं जो कि अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं बगल में खड़ी रेड उसे देखते हुए सोचती है यह बंदा उसके अंदर जरूर कुछ बात है। पहली गलती के बाद उसने अभी तक कोई भी गलती नहीं की, जो कि दूसरे किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए नामुमकिन है ऐसा करना, लेकिन यह बंदा सच में आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगा था वो मुझसे इसे सिखाने के लिए भीख मांगेगा और मैं मना कर दूंगी, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, ये सब सोचते हुए वो पागल हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आकर बताता है क्या आपने मुझे बुलाया था। जॉन बताता है हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था। अगले सीन में हम देखते हैं उसने उसे जोंगलिन काउंटी में भेज दिया था जहाँ पर कि चैन ऑर्चिड ब्लॉसम हाउस में बैठा हुआ सोच रहा था आखिरकार इस निशान में क्या खास बात है जो कि वो इसे इतनी बुरी तरह से खोज रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी छोटी सी जगह से इसके बारे में कुछ भी ज्यादा पता चलेगा। इतने में ही वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। तो चैन बताता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक कमीशन है तो जल्दी करो। पर वह बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देकर अपने साथ वाली नई लड़की के साथ ही बिजी होता है, जिसको देखते हुए चैन कहता है यह एक इम्पोर्टेंट आदमी का कमीशन है तो क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर भेज सकते हो। वह बंदा बताता है अरे यार ये हम में से ही एक है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैन बताता है मैंने कहा जल्दी उसे बाहर भेजो। वह बंदा जिस पर कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं मेरी जान, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं आता हूँ बाद में तुम्हें अपने सुंदर हाथों के मजे देने के लिए। उसे इस तरह देख चैन कहता है भैंस की टांग कमीने तू कर क्या रहा है। इतना बोलते हुए वो एकदम से ही शांत हो चुका था क्योंकि वह लड़की उस बंदे को एक जोरदार चमेटे को लगाया था, जिसको देख चैन कहता है ये हुआ क्या। वही वो लड़की बोल रही थी अब बस बहुत हुआ, मैं जब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कि सुन वो बंदा उस पर जैसे ही अटैक करने के लिए जाता है तो वह बंदी उसके अटैक को डॉज कर उसका काम एक ही बार में तमाम कर दिया होता है। इस चीज को देख चैन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए कहता है तुम हो कौन। लेकिन वो बंदी बहुत ही ज्यादा तेज थी, वो उल्टा उस पर ही अटैक करती है और उसके सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट को बंद करते हुए कहती है एक अरसा बीत गया, कैसे हो असासिन नंबर 86। चैन जिस पर कहता है यह टेक्निक तो, लेकिन आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसकी सारी बॉडी वो जाम हो चुकी थी। वही वो बंदी कहती है यह बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है कि तुम मुझे नहीं पहचाने। इसी के साथ हम जान पाते हैं यह बंदी हारियन होती है सेंट्रल प्लेन के 4 टॉप असासिनों में से एक, फ्लाइंग डेथ स्कूल के फ्लाइंग डेथ इन्फिल्ट्रेटर का ग्रैंड डॉटर। उसे देखते हुए चैन सोचता है मैं लेडी, और हम जान पाते हैं जो कि फ्लाइंग असासिन सेक्ट का लीडर बनता है उसे पुराने लीडरों के द्वारा एक पॉइजनस नीडल को पास डाउन किया जाता है जो कि इतना जहरीला होता है कि उससे किसी का भी बचना नामुमकिन है। इसीलिए चैन वो फिलहाल के लिए बहुत ही डरा हुआ था क्योंकि वह भी अभी
लीडर का इस्तेमाल कर रही थी। साथ ही वह किसी चीज को देखते हुए काफी ही ज्यादा हैरान भी था। वही वह बंदी उसे आजाद करते हुए कहती है चलो यह फिनिश हुआ। लेकिन चैन वो अभी भी सोच रहा था भले ही वह फ्लाइंग असासिन सेक्ट का इकलौता सक्सेसर हो और उसके पास भयानक टैलेंट हो, पर फिर भी वह सेक्ट लीडर बनने के लिए पूरी तरह से डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि उसका वह श्रापित पर्सनालिटी नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसे सेक्ट लीडर किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए। लेकिन रुको, उसके ये दोनों बड़े बड़े अरमान इतने बड़े कब हो गए? तभी हारियन बोलती है चलो यह आखिरी वाला भी निकल चुका। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगी, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी समय बीत चुका है। चैन जिस पर कहता है माफ करिएगा मिस, तो वो बताती है मुझे सेक्ट लीडर बुलाओ, अब मैं सेक्ट लीडर बन चुकी हूँ। चैन जो कि सुन कहता है अरे बाप रे, क्या सच में वो बन चुकी है सेक्ट लीडर? इतना बोलते हुए वो बिल्कुल ही खामोश हो चुका होता है। तो वो बंदी कहती है अगर तुम रिटायर हो चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सेक्ट लीडर को सम्मान भी ना दिखा। जिस पर चैन बताता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वह बंदी बताती है हाँ ठीक है मैं समझ गए, वैसे भी मुझे इस चीज के लिए तुमसे भीख मांगनी पड़ी। खैर ये अच्छी बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल चुकी हूँ। मैं यहाँ पर उन मियाओ के पहले बेटे का इंतजार कर रही थी। मैंने सुना है कि वह बहुत ही ज्यादा अनैतिकता में डूब चुका है, लेकिन अब चूंकि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ तो अंदर जाना वो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। चैन जिस पर बोलता है आपके बोलने का क्या मतलब है? तो हारियन बताती है मुझे खबर मिली है कि इंटरमीडिएट असासिन नंबर 29 जैम वो अपने मिशन में खेल रहा है, तो अब से यह मिशन हमारा है। जो कि सुन चैन वो भयानक तरीके से डर चुका था। वही वो बंदी बता रही थी गार्ड जैम वो अपने काम में बहुत ही अच्छा था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह भी फेल हो सकता है। मुझे लगता है शायद हमें उसे मरा हुआ मान लेना चाहिए, क्योंकि वह गायब हो चुका है। पर चूंकि उसका फेल होना फ्लाइंग असासिन सेक्ट के गोल्डन नियम के खिलाफ है, तो अब मैं खुद तीसरे बेटे को सर को लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना क्यों ना पड़े। जिस चीज से तो चैन वो और भी ज्यादा बुरी तरह डर चुका था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी, लेकिन जॉन वो अभी भी अपनी टेक्निकों की प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं बगल में खड़ी रेड उसे देखते देखते काफी बोर हो चुकी थी और उससे कहती है अब और तुम कितनी देर तक इसे करने वाले हो, शाम भी हो चुकी है। तो जोंग कहता है चलो ठीक है आज के लिए इसे छोड़ते हैं। रेड जिस पर की कहती है ठीक है तो क्या अब हम डिनर के लिए चले? अगले सीन में हम देखते हैं कोई दबा कर खाना खा रहा होता है। वहीं बगल में बैठा हुआ जोंग वो अभी भी अपनी सीक्रेट किताबों में व्यस्त होता है। तो उसके बगल में बैठी हुई बंदी कहती है चलो अब मेरा बस हो गया, अब मैं और नहीं खा सकती। तो जोंग कहता है क्या बस इतना ही? जिस पर कि वह बंदी बताती है जीवन का सबसे बड़ी खुशी होती है खाना खाना। मुझे यकीन है तुम एक दिन इस चीज को जरूर समझोगे। जो कि सुन जोंग सोचता है कुछ दिन पहले मैंने उसके लिए एक नौकरानी को रखा था जो कि उसको खाना खाने में मदद करता, और ऐसा लग रहा है कि वो इसे काफी एंजॉय कर रही है। पर तभी उस नौकरानी के साथ कुछ होने लगता है और रेड कहती है केवल 15 मिनट ही। वही जोंग सोच रहा था उसकी एक सुंदर नौकरानी को पाने की कोशिश, अंततः उसे भी मार डाला। मुझे लगता है उसके जैसे हाई लेवल के ग्रज को एक नॉर्मल बॉडी वो संभाल नहीं सकती। इतने में ही उन दोनों को ही एक साथ कुछ भयानक चीजें महसूस होती है, जिसके चलते रेड बोलती है सच में तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है। पर जोंग उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देते हुए बस उस ओर देखे जा रहा था, क्योंकि वो आभा वह भयंकर था। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि हारियन को अब अपने साथ लेकर आ चुका था और उसके भेष को बदलने के लिए नौकरानी के कपड़े को भी लेकर आया था। जिसको देख वो कहती है ये कितने गंदे कपड़े हैं, बिल्कुल ही किसी वैश्या की तरह लगती है। जबकि चैन सोच रहा था ये बुरा है, नहीं ये सच में बुरा है, नहीं यह बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर वह सेक्ट के लीडर बन चुकी है तो जरूर वह सुप्रीम पीक तक पहुंच चुकी होगी। अगर किसी दिन उसे पता चल गया कि मैंने सर जैम को धोखा दिया है तो वो मुझे मार डालेगी। मुझे जल्द से जल्द डेविल को उसके बारे में बताना होगा। इतना सोचने के बाद वो कहता है ठीक है अब आप अपने कपड़े को बदलो, मैं तब तक के लिए बाहर खड़ा रहता हूँ। तो वो बंदी बताती है क्या तुम मुझे देखने वाले नहीं हो? तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, यह रेयर चांस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जो सुन चैन बेचारा वो पिघलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए हारियन कहती है अरे यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, हर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ जो इतनी आसानी से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो चैन कहता है आपको ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो मेरा काम है। मैं भी अपने बड़े भाई की मौत का बदला बेसब्री से लेना चाहता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था उसे पता ना चले, इसलिए मुझे जितना अच्छा होगा उतना अच्छा बने रहना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं उस कमीने के प्रति वफादार हूँ तो वो मुझे उसी पल मार डालेगी। हारियन जिस पर की कहती है ये कितना अच्छा है, अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ पूरी सेना है। मैं जानती थी तुम भले ही रिटायर हो चुके हो, लेकिन
लेकिन तुम अभी भी हमारे सेक्ट के असासिन ही हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो सुन चैन वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी आर्यन उस पर दोबारा अपने नीडल के साथ अटैक करती है और उसे पूरी तरह से पैरालाइज करते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं ऐसी ही बोलूंगी? यह कितना बेवकूफाना है। यदि तुम अपने साथी के मारे जाने के बावजूद भी नहीं कुछ किया तो इसका मतलब पूरी तरह साफ है, तुम पहले से बदल चुके हो और किसी के प्रति वफादार हो चुके हो। लेकिन फिर भी यह देखना मजेदार था कि तुम किस तरह एक्ट कर रहे थे उस कमीने को मारने के लिए। तुम तो बिल्कुल ही एक ऐसे बेकार कचरे हो जिसे कि अपने काम को करने के लिए फोर्स किया गया है। चैन जिस पर सोचता है वो पहले से सारी चीजें जानती है। मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। तभी हारियन फिर से कहती है, उम्र बढ़ने के बावजूद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम अभी भी उतने ही मूर्ख और दयनीय हो। क्या तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा बिल्कुल ही मर चुकी है? अगर हाँ तो मुझे लगता है तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग को तो मर ही जाना चाहिए। जो सुनता हुआ चैन वो काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने मन में कहता है, आखिर गलती कहाँ पर हुई? क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस डेविल ने तीसरे बेटे को मार डाला, या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सर जैम को धोखा दे दिया? नहीं, असली कारण मुझे पता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ वह बंदी अपने प्लान को बता रही थी। उसके मारने के बाद कहानी क्या होगी? तुमने सर जैम का बदला लेने के लिए तीसरे बेटे जोंग को मार दिया और आखिर में खुद को भी मार डाला। तो चलो अब खुद को अलविदा कहो। इसी के साथ वो उसे मारने ही वाली होती है, जिस चीज को देख चैन सोचता है, क्या अंततः मैं इसी तरह मरने वाला हूँ? ये सब सोचता हुआ वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर ही लिया था। लेकिन तभी उस कमरे का दरवाजा टूटता है और हम एक हाथ को देखते हैं जो कि बड़े ही स्पीड में अंदर आता है और तुरंत ही हारियन के चाकू को अपनी ओर खींच लेता है, जिसको देख वे लोग हैरान हो ही रहे होते हैं। तभी जोंग दरवाजे को तोड़ अंदर आता है और चैन से कहता है, तुम्हें अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे वहाँ पर देख चैन वो रोते हुए सोचता है, लाइफ में पहली बार यह डिमोनिक डेविल मुझे कूल लग रहा है। उसी समय हारियन दोबारा उसे कब्जे में लेते हुए कहती है, वहीं पर रुक जाओ तीसरे बेटे, अगर तुम अपने गार्ड को मरते हुए नहीं देखना चाहते। जो सुन चैन सोचता है वो यहाँ पर आने से पहले जरूर उसके बारे में सारी जानकारी निकाली होगी और शायद उसे यह भी पता हो कि तीसरे यंग मास्टर वो मार्शल आर्ट में बहुत खराब है। लेकिन उसे जरा सा भी पता नहीं होगा कि वो टेलीकाइनेसिस जैसे एडवांस स्किल का यूज कर सकता है। शायद वो सोच रही है कि वो कोई सुप्रीम मार्शल आर्ट पीक पर है, पर वो जरा सा भी नहीं जानती है कि वह डेविल बिल्कुल ही हार्टलेस है। उसे दूसरों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच में इस बार मरने वाला हूँ। उसी समय जोंग अपने चाकू को बाहर निकालता है और ऐसा लग रहा था कि वो अटैक करने वाला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने चाकू को सीधे जमीन पर मारते हुए कहता है, चलो मैं हार मानता हूँ, उसे छोड़ दो। जिसको देख वे दोनों ही लोग बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे। वही जोंग बोल रहा था, यदि तुम उसे सही सलामत जाने देती हो तो मैं भी तुम्हें सुरक्षित यहाँ से जाने दूंगा। जिस पर वो बंदी कहती है, तो यह तुम्हारे लिए वैल्यू करता है? जोंग बताता है, हाँ बिल्कुल वो मेरे लिए वैल्यू करता है। अगर वो मर गया तो मेरा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी भी है बहुत कुछ उसे करने के लिए, तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। पर चैन वो सोच रहा था, यह डेविल क्या मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? जबकि इधर हारियन सोच रही थी, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह कहने की यहाँ से जाने के लिए? बेवकूफ, मैं फ्लाइंग असासिन सेक्ट का सेक्ट लीडर हूँ। इतना सोचने के बाद वो कहती है, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुरंत अपने घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगो, तो हो सकता है शायद मैं इसे छोड़ दूं। जिसको सुन जोंग थोड़ी देर उसकी ओर गौर से देखता है, बाद में कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसी के साथ वो अपने घुटनों पर आने लगता है, जिसको देखते हुए ये लोग कहते हैं, क्या सच में वो अपने घुटनों पर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक छोटे से गार्ड के लिए वो ऐसा क्यों कर रहा है? जबकि हम जोंग को देखते हैं जो कि घुटनों पर बैठते बैठते अचानक ही अपने मन को बदलता है और तुरंत ही जमीन पर गिरे हुए चाकू को उखाड़ते हुए उस बंदी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखता हुआ वो बंदी कहती है, अब ये हुई ना बात, मैं जानती थी तुम एक छोटे से कीड़े के लिए क्यों ही अपने सम्मान को फेर कर घुटने के बल पर बैठोगे। इतना बोलते बोलते वो अचानक से ही किसी चीज को गौर कर सोचती है, आखिर वो अटैक करते समय इस तरफ दूसरी तरफ क्यों देख रहा है? हम देखते हैं इसका कारण रेड थी, वो भी जोंग के साथ उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी प्रेजेंस को महसूस कर हारियन किसी तरह बाल बाल बचे थे, जिसके चलते रेड उस पर दोबारा अटैक करती है। लेकिन इस बार भी हारियन वो बच चुकी थी और तुरंत ही अपनी जगह से दूर हट अपने सामने देखते हुए कहती है, ये सब हो क्या रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वही रेड उसे इस तरह बचते हुए देख कहती है, सच में सुप्रीम पीक लेवल पर पहुँचने के
बाद तुम लोग आत्माओं के प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर बच पाओगे, क्योंकि अब उसके पीछे जंग पहुँच चुका था और वो भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि बचने की कोशिश में उसके हाथों से चैन छूट चुका था। लेकिन जंग उसे आजाद कर आगे जाते हुए कहता है वेलकम बैक चैन। जबकि इधर हारियन सोच रही थी ये सब हो क्या रहा है, मैं निश्चित रूप से अपने सामने स्ट्रेंज एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, पर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। यहाँ पर इतनी सारी अजीब चीजें, ये सब हो क्या रहा है। पर फिर भी वो उस चीज पर ज्यादा ध्यान न देकर जंग को देखते हुए कहती है वह काफी कमजोर है। उसके खंजर फेंकने के स्पीड को देखते हुए वो निश्चित रूप से सुप्रीम पीक पर नहीं है। इससे पहले कि वह फिर से कुछ अजीब कोशिश करे, मुझे इसे जल्दी खत्म करनी होगी। ये सब सोचते हुए वो उसे मारने के लिए अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकाल लेती है, जिसको देखते हुए चैन वो बुरी तरह से डरते हुए कहता है यह तो वही फ्लाइंग असासिन सेक्ट का अल्टीमेट वेपन एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन नीडल है। दूसरी तरफ इन सारी चीजों से अनजान जंग बोलता है तुमने गलत फैसले को लिया है। तो अबंदी बोलती है नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, मेरा फैसला वो बिल्कुल ही सही है। इसी के साथ वो अपने नीडल को उस पर चला दिया था, जिस पर कि जंग जब अपने अट्रैक्शन स्किल का यूज करने की कोशिश करता है तो वो काफी ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन स्पेल वो नीडल पर काम नहीं कर रही थी और न ही वो अपनी जगह से हिल पा रहा था, जबकि वह नीडल बिल्कुल ही उसके पास पहुंच गया था। इस कारण से रेड वो चिल्लाते हुए उसे आवाज लगाती है, लेकिन हारियन वो हंसते हुए बोल रही थी अब मर जाओ बेवकूफ। इसी के साथ वह नीडल जैसे ही जंग को टच करने वाला होता है तभी चैन उसे एक जोरदार धक्का देता है और खुद उस नीडल के सामने आ चुका था, जिसको देख सारे ही बंदी और बंदी सभी हैरान थे, क्योंकि वह अनस्टॉपेबल नीडल वह चैन को हिट कर दिया था, जिसको देखते हुए जंग वह सबसे अधिक हैरान था। इतना कि उसके मुंह से जरा सा भी आवाज नहीं निकलता, बस उसे चुपचाप देखने के अलावा। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो भयंकर तरीके से गुस्सा हो गया था और तुरंत ही रेड के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखते हुए हारियन वो भी अपने अटैक को करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग अपने अट्रैक्शन स्पेल को कास्ट करता है और उसे वहीं पर रोक देता है। दूसरी तरफ रेड उसे अपने पावर के अंदर लेते हुए कहती है तुम्हें शांति से तभी मर जाना चाहिए था जब मैं तुम्हारे साथ अच्छे थे। इसी के साथ वो उसे अपने डोमेन में खींच कर ले आई होती है, जहाँ पर कि जंग भी था, जो कि उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ से चले जाओ। इतना बोलते हुए वह रेड के द्वारा उसकी आत्मा को पूरी तरह से डिवोर करवा देता है। बाद में वह उसकी बेजान बॉडी को देखने के बाद चैन की मरी हुई बॉडी के पास जाता है और उसे देखते हुए वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन ऐसा लग रहा था वो अंदर ही अंदर निराश है। इसीलिए वो बोलता है यह कितनी शर्म की बात है, मैंने सोचा था कि हम लंबे समय तक एक साथ काम करेंगे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। चैन बताता है एक गार्ड के रूप में मेरा यही तो काम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता था। वैसे भी आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। आप एकलौते ऐसे पर्सन है जो कि अंत तक मुझे अबेंडन नहीं किया, इसीलिए मैं खुश हूँ। आखिर में अंततः मैं कुछ तो आपके काम आया। ये सब बोलता हुआ वह वहीं पर मर जाता है, जिसको देखता हुआ चैन वो कुछ भी नहीं बोलता और बस उसकी आंखों को बंद कर देता है। बाद में वहाँ पर रेड आकर बोलती है क्या वो मर चुका है। तो जॉन्ग पूछता है तुमने उसे पूरी तरह डिवोर कर लिया। वो बताती है हाँ ये बुरा नहीं है, इस तरह की प्यारी और जवान खूबसूरत शरीर मुझे काफी पसंद है। लेकिन तभी उसके साथ फिर से कुछ होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है तेरी की सुप्रीम पीक की लेवल की बॉडी भी मुझे नहीं संभाल सकती, यह कितनी बेकार सी चीज है। बाद में वो चैन को देखते हुए बोलती है हालांकि यह कितनी शर्म की बात है, उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए था। अब वह ग्रज स्पिरिट भी नहीं बन सकता है, क्योंकि शायद उसके पास कोई भी पछतावा नहीं था, वह बस खुश था अपनी इस तरह की मौत पर। जंग जो कि सुन कुछ भी नहीं बोलता और थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है 6 पर्सन स्पिरिट समनिंग टेक्निक के कोड है। रेड जो कि सुन कुछ समझ पाती उससे पहले ही जंग बताता है ग्रज स्पिरिट वह स्ट्रॉन्ग बदले की भावना से पैदा होती है, लेकिन उसे डेथ क्यूआई से भी बनाया जा सकता है। तो अब चूंकि मेरे पास डेथ क्यूआई सेंटर है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह एक ग्रज स्पिरिट में बदल जाए। इतना बोलते हुए वो अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है, लेकिन रेड वो कहती है नहीं ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो कि काम करे। पर जंग उसकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने स्पेल को और भी ज्यादा बुरी तरह से कास्ट करते हुए बोलता है समस्त आनंद के पीछे अंतरहीन परम सिद्धांत अनस्तित्व की चमक और मन की साधना, मृतकों की नदी कहाँ से आई जहाँ सभी चीजें आपस में जुड़ी, अपने आप को अलग करो और पुनः इस धरती पर कदम रखो। इसी के साथ वो चैन के स्पिरिट को आफ्टर लाइफ से दोबारा बाहर खींच
लेता है और अपने डेथ कीवाई को उसके अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसको देखते हुए रेड कहती है, क्या सच में तुमने उसे बाहर निकाल लिया? वह तो वाकई में एक ग्रज स्पिरिट बन चुका है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, किसी भी समय वो गायब हो सकता है। शायद उसे एक वेसल चाहिए, हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, लेकिन इतनी जल्दी हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? जिस पर जोंग बताता है, हमारे पास ऑलरेडी एक है। तो रेड कहती है, क्या? इतना बोलते हुए वो एकदम से ही हैरान थी और डरते हुए कहती है, नहीं नहीं, कहीं तुम इस बॉडी की बात तो नहीं कर रहे हो? दूसरी तरफ हम चैन के स्पिरिट को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है, तो अब मैं मर चुका हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस वो फेड हो रही है और मैं बिल्कुल ही शक्तिहीन महसूस कर रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर इतनी मेहनत क्यों की, पर खैर कोई बात नहीं, यह इतना भी बुरा नहीं था। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? हम देखते हैं यह जोंग था, जो कि उसे बाहर से आवाज लगा रहा था, इसीलिए वह तुरंत उठते हुए कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तो जोंग बताता है, गॉड चैन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं अपने क्यूआई के साथ तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से बांध दिया है, तो अब से तुम मेरे ग्रज स्पिरिटों में से एक हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी बहुत कमजोर थी, तो तुम्हें खतरा था गायब होने की, इसीलिए मेरे सामने जो बॉडी था उसी में मैंने तुम्हें डाल दिया है। जो सुनता हुआ चैन बोलता है, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो? जोंग बताता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे तुम्हें उस असासिन के बॉडी में डालना पड़ा। जोंग जो कि सुन जब खुद को देखता है तो वो बुरी तरह से हैरान हो चुका था और एकदम से ही जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, वाइस किरा, ये सब है क्या? इसी के साथ वो जोरों जोरों से रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे जाने दीजिए या फिर मेरा बॉडी वो बदल दीजिए, मैं एक वुमेन के बॉडी में नहीं रह सकता। जोंग बताता है, ठीक है तो फिर से खुद को मार डालो, वैसे भी तुम्हें दूसरा शरीर मिल जाए, लेकिन वह औरत वो मरेगी ही। चैन जिस पर सोचता है, अरे यार ये सब हो क्या रहा है? अगर मैंने इस बॉडी को छोड़ दिया तो उन्हें पता चल जाएगा सेक्टर लीडर मर चुके हैं और बाद में मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं अब क्या करूं? तभी उसे एक आवाज आती है, तुम भाग्यशाली हो। जिसको सुन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेड उसे डराते हुए कहती है, बेव को खुद को खुश नसीब समझ जो तुम्हें इस तरह की बॉडी मिली है। चैन उसे इस तरह देख काफी ज्यादा घबरा चुका था और अपने मन में सोचता है, मैं नहीं जानता वह कौन है, लेकिन शायद मैं पहले भूत बन चुका हूँ तो अब मैं उसकी तरह आत्मा को भी देख सकता हूँ, इस हद तक कि मुझे अब खून से भरी दुनिया दिख रही है। इसी के साथ वह रेड के डोमेन में पहुँच चुका था, जहाँ पर कि रेड उसे बताती है, यह है तुम्हारे और मेरे बीच की ताकत की अंतर। इसी के साथ वो उसे वापस रियलिटी में ले आती है, जहाँ पर कि चैन जोंग को देखते हुए सोचता है, क्या उस आदमी के साथ इस तरह की पावरफुल एंटिटी पूरे टाइम चिपका हुआ था? आखिर इस बंदे का असली पहचान वो है क्या? तभी रेड फिर से कहती है, तुम आखिरकार इतनी बेचारी क्यों बन रही हो? शुक्र मनाओ कि तुम्हें अब एक बॉडी मिल चुकी है। तो वह बताती है, हाँ लेकिन तुम मुझे लड़की क्यों समझ रही हो? मैं एक बंदा हूँ। तो रेड कहती है, बेवकूफ, क्या तुम अभी भी एक जिंदा इंसान की तरह सोचते हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि सुप्रीम पिक के मार्शल आर्ट की बॉडी तुम्हें मिली है, जबकि पहले तुम एक मात्र सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट थे। जल्दी से इसे आजमा कर देखो। हम देखते हैं जोंग ने उस पर अपने किक के साथ अटैक किया होता है, लेकिन चैन वो बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर देती है। वही जोंग बोलता है, क्या तुम्हें अब समझ में आया? जो सुन चैन सोचता है, सच में यह लाजवाब है। तभी रेड कहती है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? वो बताती है, लेकिन मैं अभी भी एक आदमी हूँ। जिस पर की रेड कहती है, अरे यार तुम कितना इसे लेकर रोओगे? जब कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा होगा तो खुद को छूते हुए मजे लेना। जिस पर कि वो कहता है, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? उन दोनों को इस तरह देख जोंग बताता है, अभी इस बॉडी के साथ तुम रहो, बाद में जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें दूसरी बॉडी दे दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसी समय कमरे के बाहर कोई भागते हुए आता है और चिल्लाते हुए बताता है, सर क्या आप अंदर हो? मैं इनर मैनर से बॉक-उन हूँ। जो सुन जोंग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो बंदा बताता है, मेरे पास एक अच्छी न्यूज है, मैनर मास्टर यानी कि आपके पिताजी वो जाग चुके हैं। पर इन सभी के रिएक्शन को देखकर तुम पता लगा ही सकते हो कि इनको जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं है यह न्यूज जानकर। पर खैर दूसरी तरफ हम डिवाइनरी गोह को देखते हैं, जो कि उस जगह तक पहुंच चुका था जहां पर कि डिवाइनरी सैक वो जोंग से मिली थी। बाद में वह अपने मारियाओं को उस एरिया में भेजते हुए कहता है, यह जगह कोई नॉर्मल सी जगह नहीं है, यह आत्माओं का अड्डा है। अगर मैं उसके जरा सा भी करीब गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बस मैं उसके अंदर मारियों की सहायता से झांकना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे यह देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जोंग हेड के जागने वाली बात को सुन सोचता है, यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सक्सेसरों की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अगर मैं इसमें शामिल हो जाता हूँ तो ये चीज
बहुत ही जटिल हो जाएगी। मैं बस यहाँ से जाना चाहता था। अब जबकि मैं कुछ हद तक मार्शल आर्ट को सीख लिया हूँ तो आखिर कौन जानता था कि हेड वो इसी समय पर जाग जाएगा। इतने में ही वह बंदा बताता है मैनर मास्टर वो सभी यंग मास्टरों को इकट्ठा कर रहे हैं। जंग बताता है ठीक है चलो मैं आता हूँ, पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था क्या मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। और बाद में वो उस बंदे के साथ जाते हुए चैन से कहता है ठीक है चैरिन मैं यहाँ की सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ। वह बताता है ठीक है मैं समझ गया। बाद में जंग के वहाँ से चले जाने के बाद वह दरवाजे को बंद करता है और फिर खुद की बॉडी को देखते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि खुद से ही मुझे अपनी ही लाश को साफ करना पड़ेगा। मेरा भाग्य भी यह कितना अजीब है। खैर किसी तरह तो मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ, लेकिन ये दोनों चीजें वो बार बार मेरे सामने आ रही है। अब इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए। इतना सोचने के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है और किसी को भी ना पाकर खुद से ही झूठ बोलते हुए कहता है मैं स्वॉर्ड मैनर में ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकता, इसीलिए मैं इसे उतार रहा हूँ ताकि मैं गार्ड के कपड़े पहन सकूं। वैसे भी यह कपड़े बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, पर आगे वो ज्यादा कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर पीछे से रेड आ जाती है और उसे चुपचाप देखना शुरू कर देती है, जिसके चलते बेचारे की तो पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी। बाद में वो चिल्लाते हुए कहता है मैं मरना चाहता हूँ। अगले सीन में हम जोंग को देखते हैं जो कि मैनर हेड के पास जा ही रहा था, तभी उसका सामना उन चौन से हो जाता है जो कि बड़े ही गुस्से में उसे गालियां देता हुआ उसी की ओर आ रहा था, जिसको देखते हुए रेड बोलती है वो अभी भी जिंदा है। तो जोंग बताता है हाँ लग तो रहा है, लेकिन देखने से वो इतना अजीब क्यों दिख रहा है। उसे तो खुश होना चाहिए था कि नकली स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के चलते उसे एनर्जी डाइवर्शन का सामना नहीं करना पड़ा। उसके तब बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे के एपिसोड कल नहीं तो परसों तक आ जाएगी।